अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि आप क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सके, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बिना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखे हुए। पिछले लगभग 1 महीने से मेरे पास अनगिनत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे आप वीडियो बनाइए, आप एक ऐसा कोर्स लेके आइए जिसमें सारी चीजें बेसिक्स टू एडवांस कवर की जाए। तो फाइनली ये कोर्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ये 3 वीडियो की सीरीज रहने वाली है और इन तीनों वीडियो में हम एक भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। मैं आपको इसमें अपनी हिडन ऑब्जर्वेशंस और स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा। तो एक तरीके से मान के चलिए ये पेड जो होते हैं ना, जिसके लिए 10,000, 15,000, 20,000 लोग आप चार्ज कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा ऊपर का कंटेंट होने वाला है और फ्री में आपको यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। बस आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से इन चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और फिर प्रैक्टिस के साथ इसको आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो ये 3 पार्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एसएमसी को समझेंगे कि आखिर एसएमसी आती कहां से और इसके पीछे का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसके बाद हम जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस फर्स्ट पार्ट का। बिना किसी चीज की साइकोलॉजी समझे, कोर कॉन्सेप्ट को समझे, आप उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं जान सकते। तो कृपया इस पे फोकस करिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस को सीखने वाले हैं, जिसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और पुल बैक थ्योरी को समझेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक बार बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, जो एसएमसी में काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं अगर आप डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जैसे लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट या ऑर्डर ब्लॉक्स को आप ट्रेड करना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं और कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, ये मैं आपको पहले वीडियो से गारंटी लेके बोलता हूँ। आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। वीडियो को फुल स्क्रीन में कर दीजिए, कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो एसएमसी है, इसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको और भी बाकी नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको आईसीटी कहते हैं, कुछ लोग इसको ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, बट कुल मिला जुला के हम इसी नाम से इसको बुलाने वाले हैं। अब आखिर इसका ये नाम पड़ा क्यों, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में 3 चीजें आती हैं, स्मार्ट मनी और कॉन्सेप्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कनेक्टेड किससे है। तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जो स्मार्ट मनी से कनेक्टेड है। अब ये स्मार्ट मनी क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली स्मार्ट मनी हम उन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को बोलते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो पहली बात, वो स्मार्ट होते हैं। अब आपने सोचा उन्हें स्मार्ट क्यों कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं, बट कहीं ना कहीं जब हम रिटेल ट्रेडर काम कर रहे होते हैं तो हमारी खुद की स्ट्रैटेजीज होती है, खुद की सेटअप्स होती हैं और हम अपने इंट्यूशन के बेसिस पे उन स्ट्रैटेजीज और सेटअप्स को यूज कर रहे होते हैं। बट जो स्मार्ट मनी होते हैं वो स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास होता है बहुत सारा डेटा। उनके पास ब्रोकर्स के थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू बहुत सारा डेटा अवेलेबल रहता है, जिसमें कई बार या अक्सर आप यूं कह सकते हो कि वो रिटेलर्स की पोजीशन को देख पाते हैं। वो ये देख पाते हैं कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, कहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो वो डेटा बेस्ड काम करते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी इमोशन या इंट्यूशन नहीं होता जिसके बेसिस पे वो काम करते हैं, इसलिए हम उनको स्मार्ट कहते हैं। और मनी आप समझ ही गए होगे कि भाई उनके पास बहुत पैसा होता है। तो सैकड़ों हजारों करोड़ में काम किया जाता है, जहां पे एक करोड़ अगर कोई रिटेल ट्रेडर यूज करने लगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पे उनका जो कैपिटल होता है वो सैकड़ों हजारों करोड़ में होता है। तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसमें हम चार्ट की मदद से, बिकॉज जब भी वो कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका हमें कोई ना कोई सिग्नल चार्ट में देखने को मिलता है। वो कई बार फेक सिग्नल्स भी जनरेट करते हैं, बट हमने फिल्टर करके एक कॉन्सेप्ट बनाया है ताकि हम उनके मूवमेंट को समझ सकें। हम ये समझ सकें कि आखिर वो किस तरीके की पोजीशन की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम अपने डायरेक्शन को डिसाइड करें, हम अपनी ट्रेड की प्लानिंग कर सकें। तो एसएमसी का बेसिस एकदम सिंपल है। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके फुटप्रिंट को समझो, उनके फुटप्रिंट को रीड करो, सिग्नल्स को ऑब्जर्व करो और फिर उन्हीं को फॉलो करो, क्योंकि उनका पैसा तो बनने वाला ही है। और अगर हम भी उन्हें फॉलो करते हैं तो हम जो बाकी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनसे अलग हो जाएंगे और हमारा भी पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इवेंचुअली एक बात तो आप सभी को पता ही होगी कि जो ट्रेडिंग है वो जीरो सम गेम है, यानी अगर कोई पैसा गवाएगा तभी कोई पैसा कमाएगा। इसीलिए जो ये स्मार्ट मनी होता है वो बहुत सारे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का यूज करते हैं। उन्हीं मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को विस्तार से हम इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं। आई होप आपको एक बेस क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की तो साइकोलॉजी आप सभी को पता ही होगी, हम किस तरीके से सोचते हैं, कैसे अपने इमोशंस में आ जाते हैं। बट क्या स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी आपको पता है, आखिर वो किस तरीके से सोचते हैं? अब उस साइकोलॉजी को समझाने के लिए मैं 2 सिंपल सेंटेंस लिखने वाला हूं
जिसकी मदद से हम समझेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने लिखी है। पहला लिखा गया बाय बिफोर सेल, उसके बाद लिखा गया सेल बिफोर बाय। यानी अगर स्मार्ट मनी को मार्केट को नीचे ले जाना होता है, अगर मार्केट को सेल करके गिराना होता है, तो वो यहाँ पे पहले बाइंग करते हैं और फिर उसके बाद मार्केट को नीचे गिराते हैं। और अगर वही स्मार्ट मनी को पहले मार्केट को ऊपर ले जाना हो, अगर उन्हें ऊपर ले जाना होता है, तो वो पहले सेल करते हैं, बाद में बाई करते हैं। आखिर ये चीज है क्या, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को बड़े अच्छे से समझ जाओगे। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप जो हैं वो बहुत बड़े अमीर हैं, आप एक स्मार्ट मनी, आपकी इंस्टीट्यूशन जो है वो हजारों करोड़ रुपए अपने पास रखी है और उसका ये मन कर रहा है कि जो गोल्ड है उसको बाई करके ऊपर की तरफ ले जाया जाए। अब गोल्ड को बाई करके ऊपर की तरफ ले जाना चाह रही है, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि आप उतना गोल्ड मार्केट में बाई कर सके, कि आप एक खुद आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दे जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने लगे। तो इसका जवाब है जी हाँ, आपके पास उतने पैसे पड़े हुए हैं, बिकॉज आप हजारों करोड़ों के मालिक हो, आपके इंस्टीट्यूशन में उतने पैसे हैं। तो जो पहली दिक्कत थी वो दिक्कत थी हमारे पास कैपेबिलिटी की या कैपिटल की, जो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। दूसरी दिक्कत आती है कि क्या मैं ये कर भी सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक साथ 1,000 करोड़ का गोल्ड बाई करके ये आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट कर दूं। तो यहां पर आती है थोड़ी सी दिक्कत, बिकॉज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1000 क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है गोल्ड की, एक एग्जांपल मान लो, ठीक है। तो अगर आपको 1000 क्वांटिटी गोल्ड बाई करना है, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो कोई ना कोई आपको ऑपोजिट में पार्टी चाहिए जो आपको सेल कर सके, बिकॉज जो स्टॉक मार्केट होता है वो भी किसी मार्केट की तरह ही होता है। तो जब तक आपको कोई माल बेचेगा नहीं, तब तक आप खरीदोगे किससे, आप ऐसे जनरेट तो कर नहीं सकते हो। तो आपको चाहिए ऐसे सेलर्स जो आपको 1000 क्वांटिटी सेल कर सके। अब सवाल उठता है कि भैया मैं इतने सेलर्स को लाऊंगा कहां से। तो अगर आप नॉर्मल मार्केट कंडीशन की बात समझे तो हमेशा बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करने नहीं आ रहे होते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इश्यू होता है ऑर्डर्स का, कैसे मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो इशू कहाँ की आती है, लिक्विडिटी की इशू आती है। तो उसी लिक्विडिटी के इशू को खत्म करने के लिए जो स्मार्ट मनी है कुछ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज करता है। तो अगर स्मार्ट मनी को यहाँ पर बाइंग का ट्रेड करना होगा, अगर उसे मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो वो पहले क्या करेगा, यहाँ पे वो पहले आपको यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम दिखाएगा। वो पहले दिखाएगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो मान लो उसे 1000 क्वांटिटी बाई करनी है, तो वो कुछ क्वांटिटी सेल करेगा जिससे मार्केट नीचे जाने लगेगा। फिर जो नॉर्मल रिटेलर है जिनको एसएमसी का नॉलेज नहीं है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में वो सेल के ऑर्डर मारेंगे। जैसे ही वो सेल के ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो बड़ा पैसा है उसको लिक्विडिटी मिल गई, वो अपनी लिक्विडिटी पूरी करेगा और फिर मार्केट में जितनी क्वांटिटी उसने प्लान करी थी, जो बड़ी क्वांटिटी थी, उसे बाई करना स्टार्ट करेगा और मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो ये जो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है ना, इसी की स्टडी हम समझने वाले हैं, इसी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसी को एकदम बारीकी से समझेंगे कि कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, कौन सी एक्चुअल डायरेक्शन है, कौन सी फेक डायरेक्शन है। इसके बीच में डिफरेंशिएट करते हुए स्पेसिफिक जोन्स को आइडेंटिफाई करके हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। आई होप आपको साइकोलॉजी समझ में आई होगी। बट साइकोलॉजी ऐसी चीज है, जैसे जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ना, वैसे वैसे आपको और क्लियर होती चली जाएगी। साइकोलॉजी समझने के बाद अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है ना, इसको आपने कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन में भी पढ़ा होगा। तो जो प्राइस एक्शन में मार्केट एनालिसिस का टेक्निक होता है, मार्केट एनालिसिस में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, लगभग वही कॉन्सेप्ट हम एसएमसी में भी यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एसएमसी में इस कॉन्सेप्ट को ट्रेड करने का जो प्रैक्टिकल चीजें आती हैं कि कैसे आप ट्रेड करोगे, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस थोड़ी सी आपको सिमिलर लग सकती है, बट जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है यहाँ पे, और ट्रेड करने का तरीका यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर जो मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ वो कैसी है। तो अभी आपके सामने मैंने एक गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है और इसकी मदद से हम समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं। तो ये चीज शायद आप में से लगभग सभी लोगों को पता होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। तो पहला होता है, उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। जैसे इस तरीके से आप देख रहे होगे कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है, मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन होते हैं। अब जब भी मैं हाइज और लोज की बात करता हूं ना, तो प्राइस एक्शन में हम इसे हायर हाइज हायर लोज बोल सकते हैं। लेकिन जब भी हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हम इसे स्विंग्स की तरह रिफर करते हैं। स्विंग्स मतलब जहां भी मार्केट का एक ऐसे कोना बन जाता है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे एक वर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से ऊपर गया, इस जगह पे भी एक वर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कोना बन रहा है। तो जब भी वो कोना बनता है, इसको हम स्विंग्स की तरह रिफर करते हैं। प्राइस एक्शन में इसे हम यहाँ पे एक हाई कहते हैं और इसे हम यहाँ पे एक लो कहते हैं।
यहाँ पर हम इसे स्विंग्स की तरह एसएमसी में डिनोट करते हैं। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, मार्केट में हायर हाइज हायर लोज बनते हैं, जो फर्दर हाइज और लोज बनते हैं वो एक दूसरे से ऊपर की तरफ बनते हुए चले जाते हैं। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो उसके कई तरह के टाइप होते हैं, फास्ट है, स्लो है, बट जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है हम ये मान के चलते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वही मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये उनका फेवरेबल डायरेक्शन है, अपसाइड जो है वो उनका फेवरेबल डायरेक्शन है। लेकिन केवल इतने नॉलेज से आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करने के लिए कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जो अभी हम आगे देखेंगे समझेंगे। बहुत बड़ा कोर्स है ये, बहुत डिटेल्ड कोर्स है, बस ध्यान से सुनते रहिए। जो सेकंड हमारे पास ट्रेंड होता है उसको हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड बोलते हैं, कलर पे मत जाइएगा, इसको हम वहाँ पे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट बेसिकली उल्टा कर रहा होता है, यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बनते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा होता है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ क्लियरली नजर आएगा, जिसमें जो बैक टू बैक जो सारे स्विंग्स हैं वो एक दूसरे से नीचे टूटते हुए जा रहे हैं, तो इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, इसको हम यहाँ पे अप ट्रेंड कहते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मानोगे तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में रहता है ना, तब ट्रेड करना काफी आसान रहता है। मैं कुछ आपको एसएमसी स्ट्रैटेजीज आगे बताऊंगा जिससे आप काफी अच्छे से इन ट्रेंडिंग मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो ना, तो प्राइस एक्शन से भी इन मार्केट्स को अच्छे से ट्रेड किया जा सकता है। एसएमसी का असली मजा तब आता है ना जब मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड समझ में ना रहा हो, जब मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो, जब आप ये फिगर आउट ना कर पा रहे हो कि बड़े प्लेयर्स की डायरेक्शन कब है। उस जगह पे प्राइस एक्शन में हम बेसिकली हाथ अपने थोड़े से खड़े कर देते हैं और ये कहते हैं कि अब मैं पैसिव हो जाऊंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा, जो कि बिल्कुल गलत तरीका नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज में साइडवेज मार्केट को इग्नोर करना ही कहा गया है। बट जब बात एसएमसी की आती है ना, तो वहां पे जैसे ये मार्केट आप इस बॉटम पे यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये जो मार्केट है ये कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है। इस साइडवेज मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, ट्रैपिंग हो रही है, और इस मार्केट्स को प्राइस एक्शन की मदद से समझना डिफिकल्ट है, बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की मदद से हम ऐसे मार्केट्स को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे साइडवेज मार्केट कह सकते हैं, या फिर आप इसको एक रेंज बाउंड मार्केट भी कह सकते हो। ठीक है, नाम देने के लिए लोगों ने बहुत सारे अलग अलग भी नाम दे रखे हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये मैनिपुलेटिव मार्केट, ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की एनालिसिस होती है, बट इतना से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको एसएमसी में घुसना है ना, तो आपको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे, जिन टर्म्स का डिस्कशन हम आगे कर रहे हैं, तो कृपया वहां पर फोकस करिएगा। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये दोनों चीजों के बारे में विस्तार से समझना पड़ेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों, इसको बीओएस भी कहते हैं, इसको सीएचओसीएच भी कहते हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये एसएमसी ने हमें लाके दिए हैं। अगर आप प्राइस एक्शन में इनके टर्म्स ढूंढ रहे हो तो इसको हम यहाँ पे हाई लो ब्रेक बोल देते हैं, और इसको हम चेंज ऑफ ट्रेंड कहते हैं प्राइस एक्शन। बट मामला यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो एक बार इन ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर जब हम एसएमसी में स्ट्रक्चर कहते हैं तो हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली एक स्विंग से लेके दूसरे स्विंग का जो एरिया रहता है उसे हम एक स्ट्रक्चर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बॉटम में हमारे पास एक लो फॉर्मेशन हुआ है, एक स्विंग बना है, और इस जगह पे एक हाई का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी एक स्विंग जो है वो फॉर्म हुआ है। तो इस लो से लेके हाई तक जो ये वेव बन रही है ना, इसी वेव को हम एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब ये हुआ कि जब भी ये स्ट्रक्चर टूटता है तब हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। यानी अगर किसी भी स्विंग का सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता, मान लीजिए मार्केट नीचे और फिर इसको सक्सेसफुल ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो जब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये ऑपोजिट साइड में भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट साइड का जब डिस्कशन होती है तो मामला आगे बढ़ जाता है, उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, उस पर मैं भी आ रहा हूँ, बट इसे हम बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो जब भी हम स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर रहे हैं या डायरेक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो स्विंग्स टूटते हैं ना, ये हमें इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रहे होते हैं। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर और मेजर भी हो सकता है, और उससे भी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हमें क्लियरली एक स्विंग यहाँ पर नजर आ रहा है और एक स्विंग हमें इस जगह पे भी नजर आ रहा है, तो इसको भी हम एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर 1 है। बट अगर आप इससे आगे बढ़ते तो आप देखोगे आपको एक स्विंग यहाँ भी नजर आ रहा है, तो ये भी मेरे पास एक स्विंग है, और यहाँ पर भी मुझे एक स्विंग नजर आ रहा है जो कि छोटा है थोड़ा, क्योंकि देखो इसके बाद से मोमेंटम हमें कम देखने को मिली है और यहाँ से हमें मोमेंटम ज्यादा देखने को मिली है। तो ये भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बट इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर कंसिडर करूंगा, बिकॉज ये काफी बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है, ये बड़े एरिया को कवर कर रहा है, ये क्लियरली रिलेटिवली इससे बड़ा है।
और ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे पास एक माइनर स्ट्रक्चर बन जाता है इस कंडीशन में, तो हम रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या है, यहाँ पर एक माइनर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो माइनर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है, कई बार लोग इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते हैं, बट कभी भी अगर माइनर स्ट्रक्चर्स टूटते हैं ना, तो वो एक तरीके से लिक्विडेशन का काम करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करने का, स्वीप करने का काम करते हैं। अच्छा, इन टर्म्स को सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज मत हो जाएगा, आगे सब कुछ डिस्कस करने वाले, बट एक्चुअल जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो इसके नीचे होता है। तो इसको हमें एक नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करना है, बट जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। आई होप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर मूव कर रहा है तो ये मार्केट का अप ट्रेंड है, तो जो मार्केट का भी कैरेक्टर है वो अपसाइड की तरफ है। बट अगर मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो मार्केट का मेजर एरिया है, जो इंपॉर्टेंट मार्केट का स्विंग है, वो अगर टूट जाता है, तब हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट का कैरेक्टर है वो ही चेंज हो गया है। अब जो मार्केट का कैरेक्टर अपसाइड था वो मार्केट का कैरेक्टर बेयरिश हो गया। प्राइस एक्शन की भाषा में हम इसको ट्रेंड चेंज समझते हैं, बट एसएमसी की भाषा में हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद भी जो हमारी जो डायरेक्शनल बायस है वो हम बदल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अपसाइड फोकस थे, ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज कर रहे थे, एफवीजीज का यूज कर रहे थे जो हमें अपसाइड ट्रेड दे रहा था, तो अब हम वो काम नहीं करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अब हम डाउन साइड्स के अपने सेटअप्स को एक्टिवेट करेंगे, डाउन साइड्स के सेल साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स को देखेंगे, सेल साइड्स के एफवीजीज को देखेंगे। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये चीजें आपको ट्रेड नहीं दिलाती हैं, आप इनसे डायरेक्ट एंट्री या एग्जिट नहीं करते हो, बट इन चीजों से आपके ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत गुना बढ़ जाती है। बिना ये चीजें सीखे आप प्रॉपर एसएमसी एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो केवल टर्म्स को सीख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी सीख ली, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एफवीजी की स्ट्रैटेजी सीख ली। ये जो सारी चीजें है ना, ये आपको दिन में 10 बार ट्रेड दे सकती है। 10 ऑर्डर्स ब्लॉक बनते हैं, 10 एफवीजीज बनते हैं, बट 10 में से ना 4 या 5 ऐसे हैं जिनको फेल ही होना है, जिनको कंफर्म है कि फेल होना है, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते थे। तो आप सोचो 10 में से 5 तो आप ऐसी चीजें ट्रेड कर रहे हो जिसको डूबनी है, तो क्या आपकी एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी? क्योंकि जो चीजें चलनी है उसमें भी सब थोड़ी सही हो जाएगा कि आप 6 में से 6 सही कर लोगे, जो बाकी बचे हैं वो नहीं होता है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब हो जाएगी। तो इन्हीं चीजों को यूज करने के लिए जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये जरूरी है कि आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो मैं अब आपको एक होमवर्क देता हूं, आप अभी वीडियो को पॉज करिए, वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको चार्ट खोलना है और फेयर वैल्यू गैप्स को छोड़िए, ऑर्डर ब्लॉक्स को छोड़िए, सारी स्ट्रैटेजीज छोड़िए। आपको केवल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट की ट्रेंड एनालिसिस आपको समझनी है, फिगर आउट करना है, आपको अपना डायरेक्शन निकालना है कि अभी मार्केट के हिसाब से बड़े प्लेयर की डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है। चलिए हम भी चार्ट में चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। बट आपको ये प्रैक्टिस करना है जब तक अगली वीडियो नहीं आ जाती तब तक, और अगर आप ये कभी बाद में देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल की मदद से कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। तो एक सिंपल यहाँ पर मैंने चार्ट लिया हुआ है, अगर आप इधर से नोटिस करोगे तो आपको एक अप ट्रेंड नजर आएगा। यहाँ पर आप देखो तो बैक टू बैक यहाँ पे स्विंग्स जो है वो टूट रहे हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, आप देखो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो जो हाईज होते हैं ना वहां पे बातें टूटती हैं। तो यहाँ पे देखो हाईज का बैक टू बैक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। सेम चीज आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी होने की कोशिश हुई है। मैंने इस हाई को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब देखो मार्केट ऊपर जाता है, एक बार कोशिश करता है, क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सक्सेसफुल हुआ? नहीं। अगली बार जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है। ये थोड़ा ऊपर क्यों गया? अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देगा और कमेंट में बताएगा। बाकी नेक्स्ट कोर्स की जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे हमें हल्का फुल्का ऊपर जाते हुए दिखा, बट यहाँ भी हमें एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है। तो इसे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकता हूं क्योंकि मार्केट उसके ऊपर जाके सस्टेन ही नहीं किया। क्या होता है सस्टेन, कैसे समझते, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अब अगर आप देखोगे नीचे के स्ट्रक्चर्स को समझना, यहां से मार्केट में आपको एक इंपल्सिव मूव समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ है, इस जगह से लेके
इस जगह पे। तो आप अगर डाउन साइड में नोटिस करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे माइनर स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं, और ये माइनर स्ट्रक्चर्स अपने अपने जगह पे टूट भी रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसका ब्रेक डाउन हुआ, इस जगह पे आप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हो तो उसका ब्रेक डाउन हुआ। बट इन सारे ब्रेक डाउन्स के बाद हमें कोई स्पीड में मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो एक्चुअल हमारे पास जो स्ट्रक्चर था सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो ये था, क्योंकि यहीं के बाद हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला और उसके बाद हमें कोई खास इस डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। तो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर इस वाले स्विंग के नीचे होगा। जब इसका यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको आप CSCOH बोलते हो वो यहाँ पे होगा, और इसके बाद से जो हमारी बायसनेस है वो सारी नेगेटिव साइड में होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट उससे पहले यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो रहा है। तो ये डिफरेंस को समझना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि आप अपने डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल मार्केट्स की भी स्ट्रैटेजीज हैं मेरे पास जो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन समझना जरूरी है कि मार्केट किस टाइप का है। तो ट्रेडर्स ये पार्ट तो यहीं पे समाप्त हो रहा है, बट बातें यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे, उसकी सारी चीज जानेंगे, कितने प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है ऑर्डर ब्लॉक की, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप्स को समझेंगे, एज यूजुअल सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ सब कॉन्सेप्ट समझने वाले, और फिर हम एसएमसी कैंडल्स के बारे में समझेंगे कि आखिर कैंडल्स का एसएमसी में कहां पे रोल आता है और किस टाइप ऑफ कैंडल्स को हम एसएमसी में ज्यादा तवज्जो देते हैं एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन। तो ये जो पार्ट 2 के टॉपिक्स रहने वाले हैं। अगर आपको पार्ट 2 की वीडियो जल्द से जल्द चाहिए ना, तो गोल रखते हैं इस वीडियो में 2000 लाइक्स का, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। 2000 लाइक्स आप कंप्लीट करवा दिए, मैं फटाफट आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी रिकॉर्ड करके लेके आऊंगा। थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है ऐसे कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए। तो आई होप आप तक वो वैल्यू पहुंच रही होगी और आपको मदद मिली होगी। चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस कोर्स के।